नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए फिज़िक्स का चैप्टर ट्रांसमिशन ऑफ हीट का फुल चैप्टर लेकर आए हुए हैं। इस चैप्टर में हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। इस पूरा चैप्टर करवाएंगे, कंसेप्ट बताएंगे कि कौन कौन सा कंसेप्ट करना है। ये वीडियो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर एट अ ग्लांस में बताया जाता है कि इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स को ध्यान में रखना है स्टेडी स्टेट और आइसोथर्मल सरफेस, टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्मल रेडिएशन, रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 पॉइंट, इन्हें हमें कवर करना है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो आपको पहले बता दें ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मतलब दोस्तों अगर एक बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो दोस्तों हीट का यहाँ से यहाँ पे जाना, इस बॉडी अगर ए हीट मोर है मतलब ए ज़्यादा गर्म है और बी कम गर्म है, और दोनों कांटेक्ट आने पे या दूर दूर रखने पे किसी भी प्रकार से अगर हीट का एक्सचेंज होता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर। अब आता है देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ विच ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस। मतलब 3 तरीके होते हैं जिससे ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो सकता है। तो पहला तरीका है कंडक्शन होता है। कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट गोज़ फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस बट नो पार्टिकल्स लीव्स इट्स पोजिशन इन सॉलिड। ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन प्रोसेस। मतलब दोस्तों कंडक्शन प्रोसेस होती है कि एक ही मेटेलिक बॉल है, एक मेटेलिक बॉल है और बी एक अनदर मेटेलिक बॉल है। तो दोस्तों इनका ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा एक्चुअल कांटेक्ट से, पर कोई पार्टिकल इनका मूव नहीं करेगा। मतलब ए बॉडी जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे रखी रहेगी और बी जहाँ पे रखी हुई है बी वहाँ पे रखी रहेगी। ए ज़्यादा गर्म है और बी कम गर्म है, तो दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा। हीट इस प्रकार से यहाँ पे फ़्लो करेगी, इक्वल टेम्परेचर हो जाएंगे तो हीट फ़्लो करना कम हो जाएगी, हीट फ़्लो होना कम बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। देखिए दोस्तों ए भी नहीं हिला और बी भी नहीं हिला और हीट ट्रांसफ़र हुई एक बॉडी से अनदर बॉडी में, तो ये कहलाती है हमारी कंडक्शन। सेकेंड आते हैं कन्वेक्शन होता है हमारा। कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस गोज़ टू अनदर पार्टिकल आफ्टर टेकिंग हीट फ्रॉम द सोर्स एंड अदर पार्टिकल कम टू देयर प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन प्रोसेस। मतलब दोस्तों इस कन्वेक्शन प्रोसेस का कुछ इस प्रकार से है कि कंडक्शन में हमारे पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे थे, पर इसमें कुछ इस प्रकार से होगा। अगर ये बाथटब है या कुछ भी ले लीजिए जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, तो दोस्तों अगर इसे हीट किया जाएगा, अगर यहाँ से बर्नर से यहाँ पे इसे हीट किया जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से गर्म होगा कि पहले नीचे की सतह गर्म होगी, नीचे का सतह का पानी गर्म होगा, फिर ये पानी कन्वेक्ट होके ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गर्म पानी हो जाएगा, और जब ऊपर गर्म पानी हो जाएगा तो ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी फिर से नीचे आ जाएगा। ऊपर का जो ठंडा पानी रहा होगा जो रिप्लेस हुआ गर्म पानी से, वो नीचे आ जाएगा, और फिर वह नीचे ठंडा पानी गर्म होगा और वह फिर ऊपर जाएगा, और जो पूरा वाटर होगा वो इसी प्रकार से गर्म होता जाएगा। तो इसी प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा हमारा कन्वेक्शन कहलाता है। ये इसी प्रकार से ये गैसेस में भी होता है कि ये हमारी गैस मान लीजिए आप, इस प्रकार से गैस फैली हुई है पूरी एटमॉस्फेयर में, ऊपर से सनलाइट आ रही है
ऊपर से सनलाइट आ रही है दोस्तों, तो ऊपर की जो गैस रहेगी वह नीचे आ जाती है और नीचे की ठंडी गैस फिर ऊपर चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा कन्वेक्शन होता रहता है, तो इसी को कहते हैं हम कन्वेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज़ दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which there is no need of medium for transfer of heat. It is quickest way of transmission of heat from sun comes to the earth by radiation। मतलब दोस्तों रेडिएशन एग्ज़ाम्पल है इसका एक सबसे पहला सूर्य। हमारा सन हमें जो गर्मी देता है उसी को हम रेडिएशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये एक रेडिएशन होती है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए पड़ता। आप देख सकते हैं सूरज हमारे पृथ्वी तक आता है, पृथ्वी तक इसका प्रकाश आता है, लाइट आती है, रेडिएशन आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शुरू में इसका कोई वैक्यूम रहता है और फिर आता है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर आ जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वैक्यूम में भी रेडिएशन ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही कहलाता है हमारा रेडिएशन। स्पीड तेज़ होती है, लाइट की स्पीड होती है रेडिएशन की, तो इसलिए इसे कहा जाता है फास्टेस्ट मीडियम या क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है ये। तो दोस्तों आपने देखे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब आते हैं दोस्तों आगे। अब आते हैं पहला टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज दस डिफाइंड एज टू बी द स्टेट इन विच नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। मतलब दोस्तों स्टेडी स्टेट वह स्टेट होती है जब हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट ना हो। मतलब एक गिलास रखा हुआ, ठंडा गिलास, कोल्ड गिलास रखा हुआ और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो दोस्तों ये ठंडा गिलास ठंडा ही रहे और ये कोई भी हीट या एनर्जी एक्सचेंज ना हो, मतलब ये ठंडे से नॉर्मल में ना आए, या ये एक गर्म पानी का रखा है, हॉट गिलास रखा हुआ है तो वह हॉट ही रहे और वह ठंडा ना हो। तो इसी प्रकार इसी स्थिति, इसी सराउंडिंग और इसी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। जब नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो, मतलब जो ठंडा है वह ठंडा रहे, जो कोल्ड है वह कोल्ड रहे, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा। मतलब ये हमारा कहलाएगा सिस्टम और ये पूरा कहलाएगा हमारा सराउंडिंग। तो इसी को कहते हैं हम स्टेडी स्टेट। अब आते हैं दोस्तों आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ सब्सटेंस on which all the points are at the same temperature is called isothermal surface. Direction of flow of heat at the point of the surface is radially outwards to the isothermal surface। मतलब दोस्तों अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए स्क्वायर सीट क्यूब कुछ भी मान लीजिए, ये एक हमारा सरफेस है। तो आप देख सकते हैं इसके हर एक पॉइंट पे अगर टेम्परेचर बराबर हो, तो इसे कहेंगे हम आइसोथर्मल सरफेस कहेंगे इसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर बराबर हो। और दोस्तों इसकी हीट किस प्रकार से निकलेगी? इसकी हीट निकलेगी रेडियली आउटवर्ड्स मतलब इस प्रकार से ये हीट निकालेगा, अपनी चारों तरफ निकालेगा हीट, इस प्रकार से रेडियली आउटवर्ड्स निकालेगा दोस्तों। तो इसी को कहा जाता है हमारा आइसोथर्मल सरफेस। अब आते हैं दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट पर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट और इसकी यूनिट होती है सेल्सियस पर मीटर। तो दोस्तों ये होता है कुछ इस प्रकार से कि अगर मान लीजिए अगर एक रॉड है उसके दोनों साइड का टेम्परेचर है Q1 से Q2 रॉड की लेंथ है L। तो दोस्तों Q1 से Q2 तो Q2 माइनस Q1 और डिवाइड बाय टोटल लेंथ L, ये होता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ऊपर दिया गया है आपको टेम्परेचर डिफरेंस, जिसमें से Q2 ग्रेटर है Q1 से, तो ये हमारा टेम्परेचर रहता है सेल्सियस में और लेंथ रहती है मीटर में। तो सेल्सियस पर मीटर हिसाब से इनका टेम्परेचर ग्रेडियंट इनकी यूनिट हो जाएगी। तो दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट काफ़ी यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस में, तो ज़रूर ध्यान रखें। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आते हैं दोस्तों आगे।
और आते हैं हम थर्मल रेडिएशन पर। थर्मल रेडिएशन जानते हैं आप? थर्मल रेडिएशन इज़ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब दोस्तों कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई स्टील बॉल मान लीजिए जो हॉट है, गर्म है, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन जो हमें एक महसूस होती है, एनर्जी सी, हीट सी एनर्जी यूज़ होती है, वह हमारी थर्मल रेडिएशन होती है। साथ ही साथ इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं थर्मल रेडिएशन को। इट इज़ द हीट एनर्जी बट आर नॉट विजिबल। ये एक हीट एनर्जी रहती है पर हमें दिखाई नहीं देती। जब हम इसके पास जाते हैं तब हम इसकी हीट को महसूस कर सकते हैं, पर ये दिखाई नहीं देती। इसे थर्मल रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। अब आते हैं आगे और पढ़ते हैं अब एमिसिव पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस in 1 second at a given temperature for a given wavelength. Its unit is joule per meter square second. मतलब दोस्तों अगर कोई 1 मीटर स्क्वायर का यूनिट मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का अगर कोई एक शीट ले ली जाए, एक शीट या सरफेस ले लिया जाए किसी भी चीज़ का, स्टील का, आयरन का, और दोस्तों ये किसी टेम्परेचर T पे गर्म हो, किसी भी टेम्परेचर पे गर्म हो, तो जो इससे हीट रेडिएट होगी एक 1 सेकेंड में, जो इससे हीट रेडिएट होगी 1 सेकेंड में, वह कहलाई हमारी एमिसिव पावर। तो दोस्तों फिर समझिए, एक सरफेस हो, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस हो, वह 1 सेकेंड में जो हीट रेडिएट करेगा T टेम्परेचर पे रहेगा, गिवन टेम्परेचर पे रहेगा, किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसको कहते हैं हम एमिसिव पावर। तो आप देख सकते हैं हीट गिव कर रहा है, तो दोस्तों आपके देखिए हीट एनर्जी गिव करेगा, तो एनर्जी अपॉन क्या होगा, एनर्जी अपॉन होगा 1 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया अपॉन टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, तो टाइम, तो एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल, और हमारे एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और हमारे टाइम की होती है सेकेंड, तो इससे यूनिट बन के आ जाएगी हमारी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम एमिसिव पावर की यूनिट निकाल लेंगे। और साथ ही साथ एमिसिव पावर को ई से दिखाया जाता है, ई से शो करा जाता है, ई हमारा एमिसिव पावर का साइन रहता है। दोस्तों ये था एमिसिव पावर। अब चलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसे ए से दिखाया जाता है और ये होती है हमारी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एंड टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। तो दोस्तों एब्जॉर्प्टिव पावर होती है हमारी, कोई सरफेस मान लीजिए ये सरफेस है एक तरह से, तो और दोस्तों इस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, 3 इंसिडेंट लाइट कर रही हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर ये अलग अलग वेवलेंथ मतलब ये अलग अलग कलर हो सकते हैं, तो दोस्तों ये एक लाइट तो इंसिडेंट कर रही है, पर ये कुछ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दोस्तों इसका एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल, मतलब टोटल तो 3 थी और एब्जॉर्ब करी इसने एक और टोटल थी 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/3 इसकी एब्जॉर्बेटिव पावर हो जाएगी इस एग्ज़ाम्पल के लिए। और वैसे ये एक रेशियो कहलाता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। हमारा ये कहलाता है हमारा एब्जॉर्बेटिव पावर। इसे दिखाया जाता है हमारा ए से और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आते हैं आगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा, इसे दिखाया जाता है ई लैम्डा से। आप देख सकते हैं ई लैम्डा, ई और लैम्डा ये रहता है इसका साइन। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर तो ये रहता है हमारा कुछ। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ यूनिटरी एरिया ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड इन unit spectral region at wavelength lambda. Its units are joule meter square second
एंगस्ट्रॉम। मतलब दोस्तों ये रहता है, अभी हमने पढ़ा था एमिसिव पावर और हमने एमिसिव पावर पढ़ा और एब्जॉर्प्टिव पावर। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक यूनिट मीटर स्क्वायर है, यूनिट मीटर स्क्वायर का एक एरिया है, तो उस पर गिरने वाली इंसिडेंट रेज या बीम्स, तो दोस्तों उसमें जितनी भी हीट रेडिएट होती है, हीट रेडिएटेड वाया यूनिट बॉडी इन 1 सेकेंड इन यूनिट स्पेक्ट्रल लाइंस एट वेवलेंथ, जो हीट रेडिएट होगी, पर दोस्तों वह कौन सी हीट रेडिएट करेगा, कुछ वेवलेंथ की हीट रेडिएट करेगा 1 सेकेंड में, और उसका एरिया आपको पता ही है यूनिट रहेगा, और टेम्परेचर टी के लिए, कुछ स्पेक्ट्रल रीजन के लिए, कुछ लिमिटेड रीजन वेवलेंथ के लिए, तो इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब दोस्तों एक और बार समझिए कि अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट रेडिएट होगी किसी भी यूनिट एरिया से 1 सेकंड में, हीट रेडिएट होगी किसी भी एरिया से 1 सेकंड में, और उसका कुछ, पर वह जो हीट रेडिएट होगी वह कुछ स्पेक्ट्रल रीजन में होगी, उसकी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होगी, वह पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होगी, तो उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा। ई लैम्डा की यूनिट होती है हमारी जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड और एंगस्ट्रॉम। दोस्तों यहाँ पे एंगस्ट्रॉम एक्स्ट्रा आ चुका है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल रीजन के लिए है, कोई वेवलेंथ लैम्डा के लिए है, इसलिए यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये था हमारा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब आते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। इट इज़ डिफाइंड एज द रेडिएशन ratio of radiation absorbed by the surface in unit spectral region at wavelength lambda to the total amount of radiation incident on it। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कहता है कि हमारा कोई यूनिट स्पेक्ट्रल रीजन, मतलब दोस्तों ये कोई सरफेस है, सरफेस पे कई सारी इंसिडेंट हुई लाइट, पर दोस्तों उसने कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल रीजन की, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल रीजन वेवलेंथ लैम्डा की उसने लाइट एब्जॉर्ब करी, उसने सिर्फ वेवलेंथ लैम्डा की लाइट एब्जॉर्ब करी, और पर कई सारी उस पर लाइट इंसिडेंट हुई थी। तो दोस्तों इसका रेशियो की स्पेक्ट्रल रीजन एट वेवलेंथ लैम्डा की अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारा कहलाएगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। और दोस्तों अगर आपने ऊपर पढ़ा था एब्जॉर्प्टिव पावर, तो एब्जॉर्प्टिव पावर थी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ये रेशियो था एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन और टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन का। पर दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेक्ट्रल रीजन जिसका वेवलेंथ लैम्डा होगी वह एब्जॉर्ब की गई डिवाइड बाय या रेशियो ऑफ, इसके साथ था कि वह टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है और ऊपर कई सारी एब्जॉर्ब की जा रही थी, तो इसी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मल रेडिएशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं थर्मल रेडिएशन की। पहली रेडिएशन की प्रॉपर्टी है थर्मल रेडिएशन रेडिएट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। दूसरा, इट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम, ये कोई सा मीडियम का इन्हें आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है हमारा इट रेडिएट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन, इनकी स्पीड होती है जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ टू द पॉइंट। मतलब दोस्तों जो थर्मल रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डी का स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा थर्मल रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये थे दोस्तों प्रॉपर्टीज़ थर्मल रेडिएशन की। अब आते हैं रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन।
तो रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करती है, मतलब थर्मल रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे कितना करता है, एरिया पे कितना करता है और टेम्परेचर पे कितना करता है। तो दोस्तों आपने देखा थर्मल रेडिएशन हमारा होता था हीट अपॉन टाइम, मतलब हीट कितनी के अबाउट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो हीट हमारे Q मतलब टेम्परेचर कितना हो रहा है रेज और टाइम T। तो आते हैं दोस्तों देखते हैं नेचर ऑफ अ सब्सटेंस देखते हैं। रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ रफ इज़ मोर देन द वाइट बॉडी एंड शाइनिंग बॉडी ऑफ अ सेम टेम्परेचर एंड सेम एरिया। मतलब दोस्तों एक दो बॉडीज़ दी गई हैं, पहला ब्लैक बॉडी रफ बॉडी और सेकंड वाइट और शाइनी बॉडी। तो दोस्तों सेम टेम्परेचर के लिए और सेम एरिया के लिए रफ बॉडी का थर्मल रेडिएशन ज़्यादा होगा वाइट बॉडी के मुकाबले। थर्मल रेडिएशन ज़्यादा होगा ब्लैक बॉडी और रफ बॉडी का वाइट बॉडी और शाइनी बॉडी के मुकाबले। सेकंड है हमारा थर्मल रेडिएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब थर्मल रेडिएशन मतलब Q/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेट ऑफ रेडिएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अब आते हैं तीसरा आते हैं अब टेम्परेचर। रेट ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ ऑफ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब दोस्तों रेट ऑफ रेडिएशन मतलब Q/T होता है हमारा रेट ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के बाय क्वाड्रेटिक पे, मतलब पावर 4 पे हमारा ये डिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस लॉ को हम स्टीफन्स लॉ भी कहा जाता है। दोस्तों आपको याद नहीं रखना है, बस प्रॉपर्टीज़ देख लेना है, एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेचर पे कि नेचर किसका कैसा होगा तो कितना हमारा रेडिएशन होगा। और अब आता है टेम्परेचर के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। The rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference of body and its surrounding। मतलब दोस्तों the rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference of body and its surrounding। मतलब जो कूलिंग का रेट रहता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर TH है, मतलब T हाई है और TL उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो दोस्तों उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे टेम्परेचर डिफरेंस के। मतलब जो किस हिसाब से ये जो बॉल है वह कूल होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। और ऑफ अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है इफ़ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, बॉडी हमारा Q1 से Q2 जाता है। बॉडी हमारा अगर एक कोई बॉल है और उसका टेम्परेचर से Q1 से Q2 होता है और अगर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर Q0 से Q2 होता है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है MS ब्रैकेट में Q1 से Q2 डिवाइड बाय टाइम बराबर होगा हमारे बराबर है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा Q1 प्लस Q2 माइनस Q0 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा रेट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। यहाँ पे Q1 से Q2 हमारा टेम्परेचर रहता है ऑब्जेक्ट का जाता है और Q0 हमारा टेम्परेचर रहता है सराउंडिंग का। तो दोस्तों ये रहता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब आते हैं नीचे और परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इफ़ it is a body that observes all radiation falling on it and no part radiation is reflected by
बैक बाय 8। मतलब दोस्तों एक जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी है तो ये सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, ये सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। तो जो भी बॉडी सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उसी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाता है, उसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब होता है व्हेन अ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा देन द रेशियो ऑफ वर्क एंड हीट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब दोस्तों अगर हीट हमारी या वर्क में जाए या वर्क हमारा हीट में जाए तो दोस्तों इसको कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब दोस्तों इसका रेशियो जे कहलाता है। द रेशियो ऑफ वर्क एंड हीट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब ये जे है हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वर्क अपॉन हीट हमारा कहलाता है जे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब आते हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ जी फ्रॉम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। मान लीजिए जे बराबर था हमारा वर्क अपॉन हमारा था क्यू, वर्क अपॉन था हमारा क्यू था हीट और वर्क था हमारा। अगर दोस्तों वर्क हमारा पहले पोटेंशियल एनर्जी में लें, अगर एक कोई बॉडी है एच हाइट पे पहुंची जाए और जी के रिस्पेक्ट में और मास एम ऑब्जेक्ट का हो, मास एम हो ऑब्जेक्ट का, तो दोस्तों इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और इसकी हीट होगी m मास और स्पेसिफिक हीट s और टेम्परेचर t mst। तो दोस्तों इससे क्या निकल के आएगा, हमारा वर्क को लिख पाएंगे हम अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। अगर वर्क को लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में mgh और हीट को लिखेंगे mst, तो इससे निकल के आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और gh/st निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी दिया हो। और इसी के विपरीत अगर मान ली जाए काइनेटिक एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ½ mv² होती है। और दोस्तों अगर उसी ऑब्जेक्ट की हमारे हीट पूछी जाए, उसी ऑब्जेक्ट की हीट, तो उसकी हीट होगी मास m और स्पेसिफिक हीट और t टेम्परेचर। तो दोस्तों ये निकल के आएगी मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों ये थी हमारी मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट। अब आते हैं दोस्तों ये कुछ दिए गए हैं एक्सपर्ट टिप्स, इन्हें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। हमने सबको समझाने की कोशिश करी दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो और यहाँ तक पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करके बताएं, हम कोशिश करेंगे और अच्छा कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।